नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सेकेंडरी वर्तों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखो, सेकेंडरी वर्तों के बारे में मैंने आपको एक प्रश्न 8वां करवा दिया है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, वो है दो सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कल मैंने आपको बताया था दो सेकेंडरी वर्त होते हैं, ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो एक वर्त ये हो गया और एक वर्त ये हो गया, तो दो वर्त है। इस पहले वाले वर्त की त्रिज्या आप या तो r मानो या r1 मानो। तो उसने यहाँ प्रश्न में देखो जो आंसर दिया है उसमें कैपिटल R माना है बड़ी त्रिज्या को, और छोटी त्रिज्या को स्मॉल r माना है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई r। यहाँ बड़े वाले वर्त की त्रिज्या क्या है, r इस कैपिटल R, तो पाई r स्क्वायर माइनस छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, तो पाई r का स्क्वायर। यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस का r स्क्वायर बचेगा। तो पाई का मान यहाँ रखना, वो पाई ऐसे कैसे रखना, और इसको हम एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। तो r प्लस r आ जाएगा और एक बार आ जाएगा r माइनस r। तो यहाँ परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, पाई r प्लस r माइनस r। जो कैपिटल R है ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है, स्मॉल r है वो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है। जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो बड़ी वाली त्रिज्या को तो आप क्या मानते हो, बड़े वाले त्रिज्या को r1 मानते हो और इसको r2 मानते हो। यदि हम प्रश्न नंबर 10 हल करें तो प्रश्न नंबर 10 भी आप ऐसे ही हल करोगे। प्रश्न नंबर 10 में दो सेकेंडरी वर्त दिए हैं और उनकी त्रिज्या दी है 4 सेमी और 3 सेमी है। तो उनका परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहां तक लिखोगे r1 का मान, देखो कैपिटल R का मान क्या है यहाँ 4 सेमी और स्मॉल r का मान क्या है यहाँ 3 सेमी। तो यहाँ से पाई का मान रखना आप 22/7 और इसका मान रखोगे 4 प्लस 3 और यहाँ से आएगा 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7 और यहाँ आ जाएगा 4 में 3 गए तो 1, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 22। इस प्रकार हमें सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दो सेकेंडरी वर्त कौन से वर्त होते हैं, जो जिनका केंद्र एक ही होता है वो वर्त सेकेंडरी वर्त कहलाते हैं। तो आपको ये बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटाना है और उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। उसके बाद देखो आप यहाँ हम वर्त से संबंधित और परिभाषाएं देखें तो वर्त की जीवा है क्या होती है, वर्त की जीवा क्या होती है, चाप क्या होती है और त्रिज्य खंड क्या है। और आगे जब हम ये हमारी जो 15.1 है वो समाप्त होती है। यहाँ 15.2 में यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई क्या होगी, उसके बाद घड़ी वाले सवाल हैं। तो आप देखो यहाँ हम पहले वर्त के बारे में जाने तो वर्त ये है, इस वर्त का केंद्र लिया हमने O। तो मैंने आपको बताया था कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया, वर्त कहलाता है और ये वर्त का केंद्र है। अब वर्त पर स्थित जो बिंदु होते हैं, मान लो कोई भी बिंदु लिए हमने, ये बिंदु सारे हैं, तो इन बिंदुओं की जो वर्त के केंद्र से दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये क्या है, वर्त की त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या है, ये वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो वर्त पर स्थित किसी भी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और ऐसा रेखाखंड जो वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाए और वर्त के केंद्र से गुजरे वो क्या कहलाता है, वर्त का व्यास। तो ये यहाँ देखो A और B दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया, AB। ये वर्त के केंद्र O से गुजरता है तो AB क्या है यहाँ, व्यास। ऐसे ही दो बिंदु लिए हमने, यहाँ C है यहाँ D है, तो C D को मिलाए हम और ये वर्त के केंद्र से गुजरता है तो ये क्या है, वर्त का व्यास। अब देखो आप, उसके बाद देखो आप जीवा, जीवा क्या होती है, व्यास और त्रिज्या के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब देखो जीवा क्या है, वर्त की जीवा, वर्त की जीवा, वर्त की जीवा क्या होती है, तो वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, वर्त की जीवा कहलाएगा। और वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वर्त का व्यास होती है। अब देखो आप, यहाँ कोई ये वर्त है, इस वर्त का केंद्र क्या है, O। वर्त का केंद्र क्या है, O। अब दो वर्त पर हमने दो बिंदु लिए, एक बिंदु तो क्या हो गया A और एक बिंदु लिया हमने B, ये AB है। तो AB को मिलाने वाला रेखाखंड, AB को मिलाने वाला रेखाखंड ये क्या है, वर्त की जीवा है, वर्त की क्या है, जीवा। और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होता है। तो यहाँ देखो ये भी क्या है, वर्त की जीवा है, क्योंकि ये बिंदु C है और ये क्या है, बिंदु D। तो सबसे बड़ा
जो वर्त का जीवा होती है वो वर्त की जीवा सबसे बड़ी वर्त की जीवा क्या है? वर्त का व्यास है। तो वर्त की जीवा क्या है आपको ध्यान रखना है कि वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा कहलाती है। तो देखो आप वर्त की जीवा क्या है? वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, या वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो वर्त की क्या कहलाएगी? जीवा कहलाती है। वर्त की जीवा कहलाती है। और वर्त की जीवा है वो वर्त को समान दो भागों में विभाजित करती है। वर्त की जो जीवा होती है वो वर्त को दो भागों में विभाजित करती है। और पहला जो भाग होता है, पहला भाग है वो लघु वर्तखंड, ये तो होगा लघु वर्तखंड, और ये क्या है? दीर्घ वर्तखंड। तो आपको जीवा की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। भाई वर्त पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं ये भी जीवा है, ये भी क्या है? जीवा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। तो वर्त की जीवा की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है। तो ये जीवा हुई, एक तो भी है, एक क्या है? सीढ़ी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा है वो वर्त का व्यास होती है, वर्त का व्यास है। तो जो सबसे बड़ी जीवा है वो वर्त का व्यास है। जो वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो कौन सी है? वर्त का व्यास होता है, और व्यास इसको दो समान अर्धवर्तों में विभाजित करता है। ये तो हो गया एक भाग, ये दोनों अर्धवर्त कहलाते हैं, ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? वर्त का व्यास है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो जीवा होती है वो वर्त को समान दो भागों में विभाजित करती है, एक भाग तो हो गया ये और एक भाग हो गया ऊपर वाला, ठीक है ना? यहां देखो आपको ये चित्र बनाना है। यहां हम देखें तो भाई ये कोई वर्त है, इस वर्त का केंद्र क्या है? ओ। अब आप देखो यहां हमने एक जीवा ली कि भाई यहाँ एक जीवा हुई क्या? ए बी। ये जीवा ए बी इस वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो ऊपर वाला भाग और एक छोटा वाला भाग। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं, इन दोनों भागों को हम बोलते हैं, इसको तो बोलेंगे लघु वृत्तखंड, मतलब व्रत का खंड है। ये इसको दो भागों में विभाजित कर रही है ना, खंड का मतलब क्या है? उसको भागों में विभाजित करना। तो लघु वृत्त खंड मतलब ये छोटा वाला भाग है, ये तो क्या कहलाएगा? लघु वृत्त खंड। जबकि ये जो बड़ा वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्त की जीवा है वो वर्त को दो भागों में विभाजित करती है। जो ऊपर वाला भाग है वो तो दीर्घ वृत्त खंड है, और ये कौन सा भाग है? लघु वृत्त खंड। अब हमारे जो प्रश्नावली 15.2 है उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी है और एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये तो भाग कौन सा हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और ये कौन सा भाग है? लघु वृत्तखंड। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्त की जो जीवा होती है वो वर्त को समान दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग कौन सा होगा? लघु वृत्तखंड, और एक ये भाग हो गया, ये कौन सा भाग है? दीर्घ वृत्तखंड। तो ये वर्त की जीवा है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये वर्त आया और ऐसे आ गया, तो यहाँ भी ये क्या है? वर्त की जीवा। ये सीडी भी क्या है? वर्त की जीवा है। ये भाग कौन सा हो गया? ये हो गया लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो जीवा के बारे में आपके समझ में आ गया होगा कि वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाएगी। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वर्त का व्यास होता है। उसके बाद वर्त की जो जीवा होती है वो वर्त को समान दो भागों में विभाजित करेगी। जो व्यास होता है वो उसको दो भागों में विभाजित करता है, समान दो भागों में। बाकी जो जीवा होगी वो उसको दो भागों में विभाजित करेगा। जो छोटा भाग होगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और जो बड़ा भाग है वो कौन सा वृत्तखंड कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। देखो अब ये दीर्घ वृत्तखंड है, मैंने आपको बताया कि जीवा है, ये एक जीवा हुई ए बी। जीवा क्या है? ए बी। ये जीवा ए बी इस वर्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। ये तो हो गया क्या? लघु वृत्तखंड। ये तो क्या है? लघु वृत्तखंड।
लघु वृत्तखंड हो गया, और ये कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड है। अब ये कैसे आता है, देखो आप, जो वर्त की जीवा है वो उसको दो भागों में विभाजित करेगी, ये लघु, छोटा वाला भाग लघु हो गया और बड़ा वाला भाग का क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो दीर्घ वृत्तखंड बोल दिया, इसको लघु वृत्तखंड बोल देंगे हम। अब यहां से हमें, यहाँ यदि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो आपको ध्यान रखना है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद थीटा बटा 360, थीटा बटे 360। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और फिर साइन थीटा, ये इसका सूत्र होता है। थीटा का मान रखेंगे, ये कहां से आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब त्रिज्या खंड पढ़ेंगे, वहां से आएगा। ये मान लो ये वर्त का केंद्र है O, है ना, इसको हम इससे मिलाएं A से और इसको B से मिलाएं, तो ये दोनों क्या हो गई, वर्त की त्रिज्या हो गई। अब यहां से अब देखो, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लघु वृत्तखंड क्या हो गया, तो लघु वृत्तखंड का एक तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद आप जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करोगे तो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यदि हम इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दें तो दीर्घ का आ जाएगा। भाई पूरा वर्त है, इस वर्त में से यदि हम इस भाग को घटा दें तो बड़ा ही, तो ये भाग बच जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का। तो यहां से यदि हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम यहाँ वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पहले वर्त का क्षेत्रफल, पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और उसमें से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो आपको मैंने आपको बता दिया कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसमें हम आर का मान रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास। ये हो गया लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो वर्त की चाप, हमने यहाँ वृत्तखंड देखा, अब हम देख रहे हैं वृत्त का चाप, वृत्त का चाप। तो चाप क्या होता है वो देखो, वृत्त का चाप क्या होता है, मान लो ये वर्त है, ये एक वर्त हो गया और ये वर्त का क्या है, केंद्र O, वर्त का केंद्र क्या है O। अब वर्त पर हमने दो बिंदु लिए, एक बिंदु तो ये हो गया A और एक बिंदु हो गया B। वर्त पर दो बिंदु है, एक तो बिंदु कौन सा है A और एक कौन सा हो गया B। तो वर्त की चाप पर, मतलब वर्त की परिधि पर हमने दो बिंदु लिए, एक तो A और एक B। तो वर्त की परिधि पर A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी, वर्त की परिधि पर A और B के बीच की दूरी, वो वर्त की क्या कहलाती है, चाप कहलाती है, वो वर्त की चाप कहलाती है। और वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला, मतलब वर्त पर एक बिंदु A है, इसको मिलाया हमने O से, वर्त के केंद्र से, तो ये क्या है, वर्त की त्रिज्या, ये क्या है, वर्त की त्रिज्या। ऐसे ही हमने O को B से मिलाया, ये भी क्या है, वर्त की त्रिज्या। तो आपको अभी तो चाप ध्यान रखना है कि चाप क्या होता है, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी वर्त की क्या कहलाएगी, चाप कहलाती है। तो वर्त पर, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी, वृत्त का चाप कहलाता है, वर्त की चाप कहलाती है या वर्त का चाप कहलाता है, वर्त का चाप कहलाता है। ठीक है, वर्त का चाप क्या होता है भाई, वर्त की परिधि है, इस पर स्थित दो बिंदु हैं, एक तो A और एक B, तो A और B के बीच की दूरी जो है ये क्या कहलाएगी, वर्त की चाप कहलाएगी। ठीक है, चाप आपकी समझ में आ गया होगा। और चाप को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, चाप AB को आप इस प्रकार से दर्शाओगे, चाप को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से दर्शाओगे,
कि भाई यहाँ चाप ए बी है तो ए बी के ऊपर चाप, ऐसे चाप लिखना है, ए बी के ऊपर चाप। ऐसे ही जैसे मान लो यहाँ होता सी, यहाँ होता डी, ये सी है और ये डी है, तो इस चाप को हम क्या नाम देंगे, सी डी। सी डी लिखा और इसके ऊपर चाप लगाएंगे। तो चाप को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, उसके ऊपर ऐसा एक निशान लगा के। जैसे मान लो यहाँ चाप ए बी है तो इसके ऊपर इस प्रकार से आपको चाप का निशान लगाना है, ये चाप है, चाप ए बी पढ़ते हैं इसको। जब हम आगे प्रश्नावली जो 13 है उसको पढ़ेंगे, है ना, उसमें चाप का नाम आएगी, तो वर्ग से संबंधित प्रश्नावली है, उसमें ये चाप आपको इस प्रकार से देखना है। जहां भी ये इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या है, ए बी चाप, चाप ए बी। इसका मतलब क्या है, चाप सी डी। इसका मतलब क्या है, चाप ए सी, चाप ए सी, ये चाप ए सी है। तो चाप को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है वर्ग का त्रिज्य खंड, वर्ग का त्रिज्य खंड। तो वर्ग का त्रिज्य खंड क्या होता है वो देखो आप, वर्ग का त्रिज्य खंड, वर्ग का त्रिज्य खंड या चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लिख लो यहां, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लिखो पहले, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर यहां होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, मतलब परिधि से ले रहे हैं ना, चाप है वो परिधि पर है, तो 2 पाई आर है वर्ग की परिधि, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये वर्ग की चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आपको याद रखना है कि चाप की लंबाई है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें थीटा का मान देगा और 300 मतलब आर का मान देगा, वर्ग की त्रिज्या देगा, थीटा का मान देगा। इस सूत्र में हम मान रखेंगे और वहां से हमारे पास क्या आएगी, चाप की लंबाई। ऐसे ही अब त्रिज्य खंड देखो आप, त्रिज्य खंड क्या होता है, तो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, वृत्त का त्रिज्य खंड, वृत्त का त्रिज्य खंड। तो वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है वो देखो आप, वृत्त का त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त की दो त्रिज्याओं, मतलब एक तो हमने लिया एक त्रिज्या तो ए बी हो गई और एक ओ ए, है ना, एक त्रिज्या ओ ए और एक क्या हो गई, ओ बी। हमने वृत्त पर दो बिंदु लिए, एक तो ए और एक कौन सा, बी। एक को हमने ओ से मिलाया और बी से मिलाया, तो ये जो दो त्रिज्याओं और एक चाप है हमारी कौन सी, ए बी। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र, दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये आप परिभाषा लिख लो कि वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र, वृत्त की दो त्रिज्याओं व एक चाप द्वारा घिरा, एक चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्र वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है, वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। तो वृत्त का त्रिज्य खंड कौन सा भाग होता है, वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप, वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। आप यहाँ छोटा सा चित्र बना लेना है एक नीचे कि ये हो गया वृत्त का केंद्र O और यहाँ हमने लिया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B और यहाँ A भी क्या है, चाप, ये A भी चाप है, O को हमने A से मिलाया और B से मिलाया, तो ये जो भाग आया ये क्या है, वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। ये वृत्त का त्रिज्य खंड है, ये वृत्त का त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड ज्ञात करने का सूत्र आप लिख लेना, वृत्त का त्रिज्य खंड, वृत्त का त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। बस इन दोनों में आप देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो चाप की लंबाई आई, तो चाप की लंबाई वृत्त पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली लंबाई हो गई चाप की लंबाई। इसका सूत्र क्या आया, वृत्त की परिधि काम में आ रही है तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। ऐसे जब हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो उसमें क्षेत्रफल काम में आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसके बाद घड़ी से संबंधित कॉन्सेप्ट कल मैं आपको बताऊंगा, आप आज इनको लिखना और नोटबुक में नोट करना है।